हेलो फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस कर रहे हैं लाइपोप्रोटीन मेटाबॉलिज्म एंड हाइपर लाइपोप्रोटीनीमिया। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको हम एनिमेशन से समझेंगे, कंसेप्ट से समझेंगे और निमोनिक्स की हेल्प से याद रखने की कोशिश करेंगे। पहली लाइपोप्रोटीन हम डिस्कस करेंगे काइलोमाइक्रोन। हम डिस्कस कर चुके हैं काइलोमाइक्रोन सबसे बड़ी लाइपोप्रोटीन होती है, एचडीएल सबसे छोटी लाइपोप्रोटीन होती है। लाइपोप्रोटीन मतलब लिपिड प्लस प्रोटीन। जो लिपिड ट्रांसपोर्ट करते हैं वो प्रोटीन की हेल्प से करते हैं। प्रोटीन बाहर की साइड होती है और अंदर होता है लिपिड। हमने खाना खाया, खाने में लिपिड था। लिपिड मतलब ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल। जब भी लिपिड की बात करेंगे तो हमारे दिमाग में आएगा ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल। कोलेस्ट्रॉल भी होता है, लेकिन यदि हम बात करें मेन डाइटरी कंस्टिट्यूएंट ऑफ लिपिड इज ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल। कुछ कोलेस्ट्रॉल भी होता है, कोलेस्ट्रॉल को यूजुअली हम अवॉइड करते हैं। कैसे याद रखेंगे हम? मेनली ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल है। ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल ट्राइग्लिसराइड और न्यूट्रल फैट, यानी कि हम कोलेस्ट्रॉल को अवॉइड करते हैं। तो नेचर में भी जो हम डाइट लेते हैं उसमें ट्राइग्लिसराइड थोड़ा ज्यादा होता है, कोलेस्ट्रॉल थोड़ा कम होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं ट्राइग्लिसराइड से। ट्राइग्लिसराइड डाइजेस्ट हुआ, फैटी एसिड बनाया। अब ये फैटी एसिड इंटेस्टाइनल म्यूकोसल सेल में गया। इंटेस्टाइनल म्यूकोसल सेल में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसमें ये फैटी एसिड ग्लिसरॉल से जुड़ेगा और बनाएगा ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल। ये ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल अब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बाहर निकल के आएगा। इसके लिए एक ट्रांसपोर्टर है, ट्रांसफर प्रोटीन है, जिसका नाम है एमटीपी। और एमटीटीपी माइक्रोसोमल माइक्रोसोमल ट्राइग्लिसराइड ट्रांसफर प्रोटीन। जहां पे भी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आए वहीं पे तुम याद रखना ये माइक्रोसोमल बात चल रही है। माइक्रोसोम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को तुम सेम मान के चलना। तो ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ट्राइग्लिसराइल को और ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल को बाहर निकालना है। तो इसका ट्रांसपोर्टर है माइक्रोसोमल ट्राइग्लिसराइड ट्रांसफर प्रोटीन, एमटीटीपी और एमटीपी। यहां पे बाहर एपो बी 48 बैठा है। एपो बी 48 जैसे ही ट्राइग्लिसराइड बाहर निकल के आया, एपो बी 48 ने से पकड़ा और बना दी काइलोमाइक्रोन। तो काइलोमाइक्रोन की तुम स्ट्रक्चर देखोगे तो सेंटर में मिलेगा तुम्हें ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल। ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल न्यूट्रल फैट है, जिसपे भी कोई चार्ज नहीं होगा, नॉन पोलर होगा, उसे हम सेंटर में रखेंगे। और पेरिफेरी पे आएगा एपो बी 48। एपो बी 48, ये एपो बी 48 बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, स्पेसिफिक है काइलोमाइक्रोन के लिए। यानी कि एपो बी 48 सिर्फ काइलोमाइक्रोन में ही मिलती है। तो मैं कह सकता हूं कि ये नेसेंट काइलोमाइक्रोन है। और नेसेंट काइलोमाइक्रोन में दो प्रिडोमिनेंट चीज है, एक तो ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल और दूसरा है एपो बी 48। इसमें बहुत कम अमाउंट में कोलेस्ट्रॉल भी है। यानी काइलोमाइक्रोन में बहुत कम अमाउंट में कोलेस्ट्रॉल भी है, लेकिन मेनली ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल है। तो हम कहते हैं कोलेस्ट्रॉल ना के बराबर है, नेग्लिजिबल है। इंपोर्टेंट पॉइंट, यदि किसी क्लिनिकल सिनेरियो में, किसी डिसऑर्डर में तुम्हें मिले कि काइलोमाइक्रोन बढ़ गया है, तो तुम कहोगे उसमें ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है, कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल है या नियर नॉर्मल है। तो अब ये काइलोमाइक्रोन जो बनी है, नेसेंट काइलोमाइक्रोन है, अब ये ब्लड में छोड़ दी जाएगी। अब ये ब्लड में तैर रही है, तो ये यहां पे हमने कहा नेसेंट काइलोमाइक्रोन। अब यहां पे इसे मिला एच एच डी एल हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। और यस, एचडीएल और हाईली डोनर, विक्की डोनर नहीं, हाईली डोनर। हाईली डोनर के पास एपो C2 थी और एपो ई थी। एपो ई। हाईली डोनर ने इसे नेसेंट काइलोमाइक्रोन कहा, तो जा रही है तो ये एपो C2 ले जा और एपो ई ले जा, तेरे काम आएगी। यस, तुमने देखा होगा जैसे माइथोलॉजिकल सीरियल होते हैं, उसमें कहते हैं ले बच्चा ये ले जा, तेरे भविष्य में काम आएगा। काइलो माइक्रोन ने कहा दे दो, एक्सेप्ट कर लिया इसने। तो ये एपो C2 अब आ गई तुम्हारे पास काइलो माइक्रोन में। यहां पे लिख देता हूं मैं एपो C2।
और इस पे आ गई एपो ई। अब ये काइलोमाइक्रोन बन गई, मैच्योर काइलोमाइक्रोन। अब क्या कहूंगा मैं इसे? मैच्योर काइलोमाइक्रोन। अब ये ट्रैवल करने लगी। जब ये ट्रैवल कर रही थी तो हमने देखा ब्लड वेसल एंडोथीलियम पे एक एंजाइम है लाइपोप्रोटीन लाइपेज। नाम अपने आप बता रहा है लाइपेज, जो लिपिड को कट करेगा। किस लिपिड को कट करेगा? जो लाइपोप्रोटीन में है। तो लाइपोप्रोटीन लाइपेज लिपिड को कट करता है, ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल को कट करता है। इसको एक्टिवेट करने के लिए हमारे पास एपोसी2 है। तो ये एपोसी2 मतलब काइलोमाइक्रोन ट्रैवल करती हुई जा रही है, ये एपोसी2 ने इसे एक्टिवेट कर दिया। एपोसी2 ने इसे एक्टिवेट कर दिया। अब ये एक्टिवेट हो गया, इसने ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल को कट करना शुरू किया, और जब इसे कट करेगा तो इसमें से निकलेगा फैटी एसिड। तुम्हें पता है ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल, एसाइल ग्रुप मतलब फैटी एसिड। ट्राई एसाइल 3 फैटी एसिड होते हैं, तो ये फैटी एसिड रिलीज करेगा। जब ये फैटी एसिड रिलीज करेगा तो ये फैटी एसिड डिफरेंट टिश्यू ले लेगा। यही तो पर्पस है भाई। हमने जो भी खाना खाया उसमें जो भी लिपिड आया, हम चाहते हैं वो पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। उसके लिए इंटेस्टाइन ने एक लाइपोप्रोटीन बनाई थी जिसका नाम था काइलोमाइक्रोन। काइलोमाइक्रोन में मेनली ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल था, बहुत कम अमाउंट में कोलेस्ट्रॉल था, नेग्लिजिबल अमाउंट में कोलेस्ट्रॉल था, और इसमें एपोबी48 थी। अब जब ये ट्रैवल करने लगा तो रास्ते में से एचडीएल मिला। एचडीएल ने कहा ले एपोसी2 एपोई, और एपोसी2 एपोई के पास आ गई। ये मैच्योर काइलोमाइक्रोन बन गई। अब जब ये ट्रैवल कर रही थी तो एपोसी2 ने लाइपोप्रोटीन लाइपेज को एक्टिवेट कर दिया। दिस लाइपोप्रोटीन लाइपेज ने फैटी एसिड रिलीज किया इस ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल से, और टिश्यू को दे दिया। मतलब जिस टिश्यू को जितना फैटी एसिड चाहिए वो ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल से ले लो। तो हमारा पर्पस, ट्रांसपोर्ट का पर्पस फुलफिल होने लग रहा है। तो काइलोमाइक्रोन ट्रैवल करती जाएगी, करती जाएगी, करती जाएगी, और फैटी एसिड रिलीज होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा, और डिफरेंट टिश्यू में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। सपोज मैं एग्जांपल ले लेता हूं यहां पे एडिपोज टिश्यू में फैटी एसिड चला गया। अब आफ्टर ट्रैवलिंग ए सर्टेन डिस्टेंस बहुत सारा ट्राइग्लिसराइड निकल गया। अब थोड़ा सा ट्राइग्लिसराइड बचा। हम ऐसा मान लेते हैं कि काइलोमाइक्रोन में सपोज करो 100 मॉलिक्यूल्स ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल के थे और 1 मॉलिक्यूल कोलेस्ट्रॉल का था। ये हाइपोथेटिकल है, एग्जैक्ट कंसंट्रेशन नहीं है, सिंप्लीफाई करने के लिए मैं ऐसा बना रहा हूं। तो 100 मॉलिक्यूल मान लेते हैं ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल के थे, 1 कोलेस्ट्रॉल का। तुमने कहा 100 में 1 तो ना के बराबर है। अब ये ट्रैवल करता गया, फैटी एसिड निकलते गए, निकलते गए, निकलते गए। अब मान लेते हैं काइलोमाइक्रोन रेमिनेंट बचा। जो बचा कुचा उसे कहते हैं रेमिनेंट। इसमें हमने देखा 10 मॉलिक्यूल ट्राइएसाइल के ग्लिसरॉल के हैं और 1 कोलेस्ट्रॉल का है। अब तुम कहोगे 10 में 1 नेग्लिजिबल नहीं है, 100 में 1 नेग्लिजिबल था, 10 में 1 नेग्लिजिबल नहीं है। पर्पस क्या है इस तरह डिस्कस करने का? यदि कहीं पे क्वेश्चन आए और काइलोमाइक्रोन बढ़ा हुआ है तो तुम कहोगे इसमें ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है। यदि क्वेश्चन आए कि काइलोमाइक्रोन रेमिनेंट बढ़ा हुआ है तो तुम कहोगे ट्राइग्लिसराइड भी बढ़ा हुआ है और कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा हुआ है। सो सिंपल निमोनिक हमने ऐसे बनाया था। काइलोमाइक्रोन मतलब एक वर्ड ही है ये काइलोमाइक्रोन, एक टाइप ऑफ लिपिड इंक्रीज हुआ। काइलोमाइक्रोन रेमिनेंट 2 वर्ड्स हैं तो 2 तरह के लिपिड इंक्रीज हुए। तो हम ये याद कर लेते हैं निमोनिक बना के। और काइलोमाइक्रोन रेमिनेंट बन गया। काइलोमाइक्रोन रेमिनेंट पे जब हमने देखा तो इसमें ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल भी था और कोलेस्ट्रॉल भी था, और इसमें एपो ई थी और एपो बी48 तो थी। एपो बी48 तो शुरू से चली आ रही है। इसको एनिमेशन की हेल्प से देखते हैं। ये काइलोमाइक्रोन है। काइलोमाइक्रोन में ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल है मेनली और एपो बी48 है। अब ये जा रही थी तो एचडीएल ने कहा ले एपो C2 ले ले और एपो ई ले ले, और इसने एपो C2 और एपो ई ले ली और ये मैच्योर काइलोमाइक्रोन बन गई। अब जब ये ब्लड वेसल में जा रही थी तो एपो C2 ने एक्टिवेट कर दिया लाइपोप्रोटीन लाइपेज को, जो एंडोथीलियम पे अटैच है। देख लो रेड था, अब क्या हो गया? ग्रीन हो गया, एक्टिव हो गया। अब ये जो लाइपोप्रोटीन लाइपेज है ये लिपिड को तोड़ेगा और इसमें जो ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल है काइलोमाइक्रोन में, इसमें से फैटी एसिड निकाल देगा, और फैटी एसिड निकलता रहेगा, निकलता रहेगा। तो
काइलोमाइक्रोन छोटी होती चली जाएगी, छोटी होती चली जाएगी, तो ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल कम होता चला जाएगा, और जो बाकी बचा उसको हमने नाम दे दिया काइलोमाइक्रोन रेमेनेंट। अब हम कहेंगे काइलोमाइक्रोन रेमेनेंट में ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल भी है और कोलेस्ट्रॉल। ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल को मैंने नीला दिखाया है, कोलेस्ट्रॉल को मैंने ऑरेंज दिखाया है, और इस पे एपो ई भी है। एपो B48 शो नहीं की, लेकिन एपो ई है। तो इसमें से एपो C2 निकल चुकी है, उसने तो एक्टिवेट कर दिया, अपना काम खत्म कर दिया। अब जो बचा काम वो किसका था? एपो ई। एचडीएल ने कहा था एपो C2 को ले जा और एपो ई को ले जा, तेरे काम आएगा। एपो C2 काम आया, एपो C2 ने लाइपोप्रोटीन लाइपेज को एक्टिवेट कर दिया और फैटी एसिड को रिलीज कर दिया और डिफरेंट टिश्यू को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब एपो ई बचा। हमने देखा लीवर पे रिसेप्टर होते हैं, लीवर पे रिसेप्टर है जो एपो ई के लिए है, जो एपो ई के लिए है। तो अब ये काइलोमाइक्रोन रेमेनेंट जाएगा और रिसेप्टर से जुड़ेगा विद द हेल्प ऑफ एपो ई, और अंदर ले लिया जाएगा रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस। तो लीवर पे एपो ई का रिसेप्टर है, एपो ई उस रिसेप्टर से बाइंड करेगा और काइलोमाइक्रोन रेमेनेंट को लीवर के अंदर ले लिया जाएगा और डाइजेस्ट कर दिया जाएगा कंप्लीट। क्यों कहा मैंने ऐसा? भाई एक्सोजिनस पार्ट खत्म। क्या कहा मैंने? एक्सोजिनस, जो बाहर से आया। ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल दो तरह से हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, एक्सोजिनस और एंडोजिनस। जो हमारी डाइट से आया, जो ये बन रहा है, इसको हमने कहा एक्सोजिनस, जो डाइट से आएगा। और हमारे लीवर में हमें पता है जितना हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट में से 50% यूज हो जाता है एनर्जी प्रोडक्शन के लिए और 50% स्टोर्ड हो जाता है। हमें पता है 50% में से 10% ग्लाइकोजन बनाता है। तो कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी में जब मेटाबोलाइज होता है, उससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है, अप्रोक्सीमेटली अराउंड 50% एनर्जी के लिए सफिशिएंट है। जो बचा 50% उसे स्टोर कर लिया। 50% में से 10% ग्लाइकोजन स्टोर कर लिया हमने लीवर में और मसल में। जो बाकी 40% बचा, उस कार्बोहाइड्रेट को हमने कन्वर्ट कर दिया ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल में। ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल, न्यूट्रल फैट, ट्राइग्लिसराइड, यानी कार्बोहाइड्रेट से फैट बनता है। हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट से फैट बन जाता है, लेकिन फैट से कार्बोहाइड्रेट नहीं बनता। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट से फैट बना, ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल बना, जो कि स्टोर होगा हमारी बॉडी में, इसको हमने कहा एंडोजीनस ट्राइग्लिसराइड। और जो हमारी डाइट से आया, उसे कहा हमने एक्सोजीनस ट्राइग्लिसराइड। इसको कहा हमने एक्सोजीनस। अब क्वेश्चन देखो, सिंगल लाइनर, मल्टीपल टाइम, दैट काइलोमाइक्रोन्स आर असेंबल्ड इन इंटेस्टाइनल म्यूकोसल सेल। यस, अभी डिस्कस किया है मैंने। काइलोमाइक्रोन कहां पे असेंबल हुआ? इंटेस्टाइनल म्यूकोसल सेल में असेंबल हुआ है। पहला क्वेश्चन। हैव एपो B48, मैं बताया था कि काइलोमाइक्रोन का स्पेसिफिक एपोप्रोटीन होती है जो सिर्फ काइलोमाइक्रोन में मिलती है, एपो B48। काम क्या है इसका? कैरी डाइटरी ट्राइग्लिसराइड टू पेरिफेरल टिश्यू। यस, हमने डाइटरी ट्राइग्लिसराइड लिया, उसको एब्सॉर्ब किया, इस ट्राइग्लिसराइड को हमने काइलोमाइक्रोन की फॉर्म में ट्रांसफर किया, और ये जब ट्रांसपोर्ट होता जा रहा है तो फैटी एसिड निकलता जा रहा है और डिफरेंट टिश्यू को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ट्रू। इट कंटेन मैक्सिमम ट्राइग्लिसराइड। इसका साइज इतना बड़ा है, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, काइलोमाइक्रोन सबसे बड़ा लाइपोप्रोटीन है, इसमें सबसे ज्यादा ट्राइग्लिसराइड होता है। वो जो ये ट्राइग्लिसराइड होता है, ये एंडोजिनस होता है या एक्सोजिनस? ये तो डाइट से आया है, तो एक्सोजिनस। तो मैक्सिमम कंटेंट ऑफ एक्सोजिनस ट्राइग्लिसराइड। सो ये हमने एक्सोजिनस ट्राइग्लिसराइड का पूरा मेटाबॉलिज्म देख लिया। फास्ट रिवाइज कर लेते हैं। खाना खाया, खाने में फैटी एसिड था, फैटी एसिड पहुंचा इंटेस्टाइनल म्यूकोसल सेल में, ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल बना, ये बाहर निकल के आया एमटीपी से और एपो B48 के साथ जुड़ के काइलोमाइक्रोन बना लिया। अब काइलोमाइक्रोन को नेसेंट काइलोमाइक्रोन कहा, इसमें मेनली ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल था। अब ये जब ट्रैवल करेगा तो एचडीएल इसको मिलेगा, एचडीएल ने इसे एपो C2 दे दिया, एपो ई दे दिया। एपो C2 ने लाइपोप्रोटीन लाइपेज को एक्टिवेट कर दिया, लाइपोप्रोटीन लाइपेज फैटी एसिड रिलीज करके डिफरेंट टिश्यू को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। जैसे जैसे ये ट्रैवल करता जाएगा, इसका ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल कम होता चला जाएगा। जो बचा कुचा बचा, उसका नाम रख दिया हमने काइलोमाइक्रोन रेमेनेंट। जो बचा कुचा है उसमें हम कहेंगे ट्राइग्लिसराइड भी है और कोलेस्ट्रॉल भी है। यदि
काइलोमाइक्रोन रेमिनेंट बढ़ेगा तो हम कहेंगे ट्राइग्लिसराइड भी बढ़ा हुआ है और कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा हुआ है। इसमें दो एपोप्रोटीन है, एपोई और एपोबी48। एपोई की हेल्प से लीवर पे रिसेप्टर था एपोई का, और ये काइलोमाइक्रोन रेमिनेंट लीवर में ले लिया जाएगा रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस और इसको डाइजेस्ट कर दिया जाएगा। यहां पे हमारा एक्सोजीनस खत्म हो गया, एक्सोजीनस ट्राइग्लिसराइड। अब तुम्हें पता है एंडोजीनस ट्राइग्लिसराइड, अभी मैंने बताया यस लीवर बना लेता है। तो ये लीवर सेल है, लीवर सेल में ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में फैटी एसिड बाइंड विद ग्लिसरॉल टू मेक ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल। फिर यहां पे वही ट्रांसफर प्रोटीन है एमटीपी और एमटीटीपी, माइक्रोसोमल ट्राइग्लिसराइड ट्रांसफर प्रोटीन। इसकी हेल्प से ये ट्राइग्लिसराइड बाहर निकल के आया। यहां पे एपो बी100 वेट कर रही थी। एपो बी100 इस ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल से जुड़ गई, प्रोटीन प्लस लिपिड लाइपोप्रोटीन, और जो बनी उसका नाम था वीएलडीएल और नेसेंट वीएलडीएल। इसमें एपो बी100 थी। क्या थी इसमें? एपो बी100। अब ये जो वीएलडीएल है इसके बारे में क्वेश्चन देखें। इट इज प्रोड्यूस इन लीवर, यस अभी बताया मैंने, ये कहां पे हो रही है? लीवर सेल के अंदर हो रही है। तो वीएलडीएल इज प्रोड्यूस इन लीवर। फर्स्ट क्वेश्चन, इट कंटेन मैक्सिमम एंडोजीनस ट्राइग्लिसराइड। आई टोल्ड यू ट्राइग्लिसराइड में भी एक्सोजीनस एंडोजीनस। एक्सोजीनस ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमारे पास था काइलोमाइक्रोन, एंडोजीनस के लिए जो हमारा ये एंडोजीनस कार्बोहाइड्रेट से बना है इसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमारे पास क्या है? वीएलडीएल। और ये क्या करता है? कैरी एंडोजीनस ट्राइग्लिसराइड फ्रॉम लीवर टू पेरिफेरल टिश्यू। हर लाइपोप्रोटीन का यही काम है कि लिपिड को ट्रांसपोर्ट करे। तो लीवर ने ये एंडोजीनस ट्राइग्लिसराइड बनाया है। क्यों बनाया है? ये इसको ट्रांसपोर्ट करना चाहती है डिफरेंट टिश्यूज को, जिसको ट्राइग्लिसराइड की जरूरत है, लिपिड की जरूरत है, वो मेरे से ले लो, वीएलडीएल ने कहा। तो अब जब वीएलडीएल जा रही थी ब्लड वेसल से, यस इसमें एपो बी100 था, ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल था, इसे मिला एचडीएल। वही एचडीएल हाईली डोनर, नॉट विक्की डोनर, हाईली डोनर। इसने कहा वीएलडीएल तू जा रही है, एक काम कर मेरे से एपो C2 ले ले, एपो ई ले जा, तेरे काम आएगा। वीएलडीएल ने कहा ओके आई एक्सेप्ट, दे दो। तो एपो C2 यहां पे चला गया, एपो C2 और एपो ई। अब ये वीएलडीएल ट्रैवल कर रही है ब्लड वेसल से। जब ये ट्रैवल करेगी, एपो-C2 एक्टिवेट करेगा लाइपोप्रोटीन लाइपेज को, एक्टिवेट करेगा लाइपोप्रोटीन लाइपेज को। और लाइपोप्रोटीन लाइपेज का काम क्या है? यस ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल को तोड़ना और फैटी एसिड रिलीज करना। फैटी एसिड रिलीज कर देगा और ये डिफरेंट पेरिफेरल ऑर्गन को फैटी एसिड डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। तो जैसे जैसे वीएलडीएल ट्रैवल करता जाएगा करता जाएगा करता जाएगा, आफ्टर सम टाइम इसका मोस्ट ऑफ द ट्राइग्लिसराइड निकल गया। सपोज हम मान लेते हैं इसमें 50 मॉलिक्यूल ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल के थे और एक मॉलिक्यूल कोलेस्ट्रॉल का था। हमने कहा ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल की कंसंट्रेशन कोलेस्ट्रॉल से बहुत ज्यादा है, यानी कि जो कोलेस्ट्रॉल है वो ना के बराबर है। कोलेस्ट्रॉल तो क्या है? ना के बराबर। वही कंसेप्ट जो हमने काइलोमाइक्रोन में लगाया था वही यहीं पे याद रखेंगे कि वीएलडीएल में ट्राइग्लिसराइड ज्यादा होता है, कोलेस्ट्रॉल ना के बराबर होता है। यानी किसी भी डिसऑर्डर में यदि वीएलडीएल बढ़ेगा तो तुम कहोगे ट्राइग्लिसराइड बढ़ा है, कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल है या नियर नॉर्मल है। समझे? अब ये काइलोमाइक्रोन कन्वर्ट होके बन गया काइलोमाइक्रोन रेमिनेंट। अब हम कह रहे हैं सपोज करो इसमें से 45 ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल निकल गए, अब 5 ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल बचे और एक कोलेस्ट्रॉल। अब तुम कहोगे यार 5 में से एक नेग्लिजिबल नहीं है, 50 में एक नेग्लिजिबल है लेकिन 5 में एक नेग्लिजिबल नहीं है। यानी यदि वीएलडीएल रेमिनेंट बढ़ा है तो हम कहेंगे ट्राइग्लिसराइड भी बढ़ा है और कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा है। तो हमने निमोनिक बनाया था कि यदि काइलोमाइक्रोन बढ़ेगा तो हम कहेंगे सिर्फ और सिर्फ ट्राइग्लिसराइड बढ़ा है। यदि काइलोमाइक्रोन रेमिनेंट बढ़ेगा तो दो वर्ड्स
तो दोनों चीज बड़ी है, ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल। यहीं पे हम ऐड कर देते हैं वीएलडीएल, एक वर्ड है। यदि वीएलडीएल बढ़ा है किसी डिसऑर्डर में या किसी क्लिनिकल सिनेरियो में, किसी क्वेश्चन में, तो तुम कहोगे ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है, कोलेस्ट्रॉल तो नॉर्मल है। यदि किसी डिसऑर्डर में वीएलडीएल रेमेनेंट बढ़ा है, सो कितने वर्ड हो गए? 2 वर्ड। तो बोथ ट्राइग्लिसराइड एंड कोलेस्ट्रॉल आर इंक्रीज्ड। तो अब हम समराइज कर सकते हैं कि जो एंडोजिनस ट्राइग्लिसराइड था, कार्बोहाइड्रेट से जो ट्राइएसाइलग्लिसरॉल बना था, लीवर में पैक हुआ और वीएलडीएल बनाया। अब वीएलडीएल में हमने देखा ApoB100 थी और ट्राइएसाइलग्लिसरॉल था। ये एक्सोजिनस था या एंडोजिनस? एंडोजिनस था। अब ये नेसेंट वीएलडीएल है। जब ये नेसेंट वीएलडीएल ट्रेवल करने लगी तो इसको एचडीएल मिला। एचडीएल इज हाईली डोनर। इसने कहा ApoC2 ले जा, ApoE ले जा, मेरा दिल तो ले जा, मेरी जान भी ले जा। तो ApoC2 ले जा, ApoE ले जा, और इसने ApoC2 और ApoE इसको दे दिया। जब ये ट्रैवल करने लगा, ApoC2 ने लाइपोप्रोटीन लाइपेज को एक्टिवेट कर दिया। अब लाइपोप्रोटीन लाइपेज इसमें से ट्राइएसाइलग्लिसरॉल में से फैटी एसिड निकाल देगा, कट कर देगा और रिलीज कर देगा। तो जैसे जैसे ये वीएलडीएल ट्रैवल करता रहेगा, ये अल्टीमेटली कन्वर्ट हो जाएगा वीएलडीएल रेमिनेंट में। दूसरा नाम है इसका आइडियल। यदि आइडियल की कंपोजिशन देखेंगे तो इसमें ट्राइएसाइलग्लिसरॉल और कोलेस्ट्रॉल दोनों होते हैं, और इसमें ApoB100 भी होती है और ApoE भी होती है। अब इस आइडियल के 2 फेट हैं। या तो इसको लीवर ले लेगा, इस पे क्या है? ApoE। भाई एचडीएल ने क्या कहा था? मैं तुझे ApoE दे रहा हूं, तेरे काम आएगा। तो ApoE का क्या काम है? हमने देखा कि लीवर पे ApoE के लिए रिसेप्टर है। इसकी थोड़ी अजीब सी स्ट्रक्चर बना दी मैंने, ई जैसी लग रही है, याद रह जाए और क्या। तो ApoE का रिसेप्टर है ये आइडियल में ApoE है। तो ApoE इस रिसेप्टर से बाइंड करेगा और रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस हो जाएगी। तो आइडियल का एक फेट क्या है? ApoE की हेल्प से ये लीवर में चला गया। देखो रेमेनेंट, काइलोमाइक्रोन रेमेनेंट भी मैंने बताया था। काइलोमाइक्रोन रेमेनेंट भी लीवर में जाता है रिसेप्टर की हेल्प से, रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस। क्लियर? और यहां पे भी मैं कह रहा हूं रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस की हेल्प से ये लीवर में चला गया, ApoE काम कर रहा है। तो ApoE इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द मेटाबॉलिज्म ऑफ रेमेनेंट, काइलोमाइक्रोन रेमेनेंट एंड वीएलडीएल रेमेनेंट। दोनों के लिए ApoE की जरूरत होती है, याद रखना इस पॉइंट को। दूसरा फेट क्या है आइडियल का? आइडियल कहने लगा ना ना ना, मैं तो आगे ट्रेवल करूंगा। आइडियल आगे ट्रेवल करता रहा। अब इसका ApoE भी चला गया। ApoE भाई ये वापस तो इसके अंदर गया नहीं, लीवर के अंदर। तो ApoE कहने लगा मैं करूंगा क्या तेरे साथ रह के, तू मेरी बात तो मान नहीं रहा। तो ApoE छोड़ के चला गया, ऐसे मान लेते हैं, याद हो जाएगा। ApoE छोड़ दिया। थोड़े बहुत जो ट्राइएसाइलग्लिसरॉल मॉलिक्यूल थे वो भी निकल गए, फैटी एसिड। अब सारा ट्राइएसाइलग्लिसरॉल निकल गया, ApoE निकल गया, सिर्फ और सिर्फ बचा क्या? कोलेस्ट्रॉल। क्या बचा? कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल को मैं ऑरेंज कलर लेता हूं, ठीक है, निमोनिक बना रखा है। यस, एग योक भी तो थोड़ा सा ऑरेंज कलर होता है। एग योक में कोलेस्ट्रॉल खूब सारा होता है, याद है तुम्हें। तो ये कोलेस्ट्रॉल बचा, इसमें क्या बचा? कोलेस्ट्रॉल। और जो एपोप्रोटीन बची वो ApoB100। तो क्वेश्चन आता है एलडीएल में जो एपोप्रोटीन होती है वो सिर्फ ApoB100 होती है, और मेनली इसमें कोलेस्ट्रॉल होता है। कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। इसे हम बैड कोलेस्ट्रॉल क्यों कहते हैं? क्योंकि इस एलडीएल के भी 2 फेट हैं, इसके भी 2 भविष्य हैं। यानी एलडीएल, एक तो भविष्य ये है, एलडीएल के ऊपर जो ApoB100 है ये एलडीएल रिसेप्टर से बाइंड करे और ये एलडीएल लीवर में चला जाए। तो क्वेश्चन आता है, सपोज ये मेरा हैंड है, ये है एलडीएल रिसेप्टर, और ये मोबाइल फोन है, और दूसरा हैंड मेरा है एलडीएल, और इस पे जो मोबाइल है ये ApoB100 है। तो जो एलडीएल रिसेप्टर है इस ApoB100 को पकड़ेगा और इस पूरे एलडीएल को लीवर में ले जाएगा। तो यानी कि
इस एलडीएल रिसेप्टर से कौन जुड़ रहा है? जुड़ रहा है ApoB100। तो क्वेश्चन आता है लिगैंड और लाइगैंड फॉर एलडीएल रिसेप्टर इज ApoB100। लेकिन हमने देखा जो ये एलडीएल रिसेप्टर है ये ApoE, सपोज ये रिमोट है ApoE, ये ApoE से भी बाइंड कर लेता है। तो लिगैंड फॉर एलडीएल रिसेप्टर इज ApoB100 एंड ApoE। यदि क्वेश्चन आता है लिगैंड फॉर एलडीएल रिसेप्टर, वन टू चूज, आंसर इज ApoB100। यदि क्वेश्चन में एक ऑप्शन दे रखा है बोथ ApoB100 एंड ApoE, तो yes, answer would be both ApoB100 and ApoE. So ligand for LDL receptor is ApoB100 and also ApoE. So ये LDL रिसेप्टर है, इसको हम पॉइंट आउट कर देते हैं। ये ApoB100 है, ठीक है, दोनों जुड़ते हैं। यहीं पे एक प्रोटीन हमने ध्यान से देखो, इसे कहा हमने एलडीएल रिसेप्टर एडेप्टर प्रोटीन। जैसे कि बिजली का जो प्लग होता है उसको एडेप्टर भी कहते हैं। तो ये एडेप्टर है, ये एलडीएल रिसेप्टर को बांध के रखता है, चिपका के रखता है। तो यानी कि यदि मैं कहूं कि ये एलडीएल लीवर में जाना चाहता है तो इसको तीन चीजों की जरूरत है। पहली जरूरत है ApoB100 होना चाहिए वर्किंग कंडीशन पे। दूसरी कंडीशन हमने लगा दी एलडीएल रिसेप्टर भी काम कर रहा हो, और तीसरी कंडीशन लगा दी कि एलडीएल रिसेप्टर एडेप्टर प्रोटीन भी नॉर्मल होनी चाहिए। यानी कि तीनों की हेल्प से ये लीवर में चला जाएगा, जो ये कोलेस्ट्रॉल है लीवर में चला जाएगा। हमें इस कोलेस्ट्रॉल की कोई चिंता नहीं है क्योंकि लीवर इस कोलेस्ट्रॉल को बड़े नाइसली हैंडल कर लेगा। कोलेस्ट्रॉल से ये बाइल एसिड बना लेगा और बाइल एसिड एक्सक्रीट कर देगा। तो इस कोलेस्ट्रॉल की कोई चिंता नहीं। लेकिन approximately 30% of LDL, approximately 30% of this LDL go and give cholesterol to peripheral tissue, peripheral tissue। यहां पे दिक्कत हो जाएगी, ये कोलेस्ट्रॉल यहां पे आएगा, पेरिफेरल टिश्यू में कोलेस्ट्रॉल से बाइल एसिड ना बन पाएगा। तो यहां पे जो कोलेस्ट्रॉल इकट्ठा हो जाता है पेरिफेरल टिश्यू पे, यस, कोरोनरी आर्टरी पे, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज होती है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज होती है, मायोकार्डियल इंफाक्शन होता है। इसीलिए हम कहते हैं कि एलडीएल का जो कोलेस्ट्रॉल होता है बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, क्योंकि जो ये एलडीएल का कोलेस्ट्रॉल है पेरिफेरल टिश्यू में डिपॉजिट हो जाएगा, वहां पे ऑक्सीडाइज होगा और एथेरोस्क्लेरोसिस स्टार्ट हो जाएगी। तो इंपोर्टेंट पॉइंट ये है कि यदि ये एलडीएल लीवर में चला जाए तो ये एथेरोस्क्लेरोसिस के चांस कम हो जाएंगे। तो हम चाहते हैं कि मैक्सिमम एलडीएल तुम्हारा लीवर तक पहुंच जाए। और कभी भी यदि इस ट्रांसपोर्ट में यानी लीवर में यदि ये ना जा पाए तो एक्स्ट्रा जो एलडीएल है वो पेरिफेरल टिश्यू में डिपॉजिट हो जाएगा, तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज के चांस बढ़ जाएंगे। तो किस कंडीशन में ऐसा हो सकता है? यदि ApoB100 डिफेक्टिव है, तो ApoB100 नहीं है तो एलडीएल रिसेप्टर एलडीएल को नहीं ले पाएगा, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन एलडीएल रिसेप्टर में ही डिफेक्ट है। तीसरी कंडीशन में देता हूं एलडीएल रिसेप्टर एडेप्टर प्रोटीन में डिफेक्ट है। तो इनमें से कोई भी डिफेक्टिव है तो एलडीएल लीवर नहीं ले पाएगा। जब ये लीवर एलडीएल को नहीं ले पाएगा तो एलडीएल के पास एक ही ऑप्शन रहेगा कि वो पेरिफेरल टिश्यू में डिपॉजिट हो जाए और कोरोनरी आर्टरी डिजीज के चांस बढ़ जाएंगे। तो यदि इनमें डिफेक्ट है तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज इन ब्लड। इसे कहते हैं फैमिलियल हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया, कोलेस्ट्रोलीमिया। और फ्रेडरिक्सन क्लासिफिकेशन के हिसाब से इसे कहते हैं हाइपर लाइपोप्रोटीनीमिया, हाइपर लाइपोप्रोटीनीमिया टाइप 2A। तो
यहीं पे हम इस मेटाबॉलिज्म को हाइपर लाइपोप्रोटीनीमिया से कनेक्ट कर रहे हैं। मैंने कहा हाइपर लाइपोप्रोटीनीमिया टाइप 2A प्रेडिक्शन क्लासिफिकेशन के हिसाब से इसका दूसरा नाम है फैमिलियल हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया। क्या होता है डिफेक्ट? डिफेक्ट ApoB100 में डिफेक्ट होता है, या एलडीएल रिसेप्टर में डिफेक्ट होता है, या एलडीएल रिसेप्टर एडेप्टर प्रोटीन में डिफेक्ट होता है। तो एलडीएल लीवर नहीं ले पाता, यदि लीवर नहीं ले पाता तो एलडीएल इंक्रीज इन ब्लड। और तुम्हें पता है एलडीएल में मेनली और मेनली क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल होता है। तो कोलेस्ट्रॉल इंक्रीजेस, और जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज और कोरोनरी आर्टरी डिजीज के चांस बढ़ जाते हैं। और तुम्हें पता है कोरोनरी आर्टरी डिजीज मायोकार्डियल इन्फेक्शन प्रेजेंट विद चेस्ट पेन। तो चेस्ट पेन। तो हमने हाइपर लाइपोप्रोटीनीमिया टाइप 2A के 3 कोज समझ लिए। अब चौथे कोज की बात करेंगे, PCSK9। ये PCSK9 क्या है? इस पे रिसेंटली क्वेश्चन आते हैं। लीवर में ये लाइसोसोम है। क्या है ये? लाइसोसोम। सोम सोम सामो सा सा। विलन देखा हुआ तुमने? एसिड होता है, एसिड का पूल होता है, जो भी चीज इसमें जाती है गल जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो PCSK9 का काम क्या है? ये एलडीएल रिसेप्टर को पकड़ता है और लाइसोसोम में डाल देता है और डिस्ट्रॉय कर देता है। यानी यदि PCSK9 में म्यूटेशन हो जाए, मैं यहां पे चौथा पॉइंट लिखता हूं, PCSK9 म्यूटेशन, इन सब में भी म्यूटेशन हुआ है, तीनों में मैंने कहा म्यूटेशन हुआ है और इनके फंक्शन खत्म हो गए, डिफिशियंसी हो गई। लेकिन PCSK9 जो म्यूटेशन है ये थोड़ा डिफरेंट म्यूटेशन है। ये है गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन। गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन। यस, जब भी म्यूटेशन होता है मोस्टली जो प्रोटीन होती है उनकी फंक्शनल एक्टिविटी घट जाती है, कम हो जाती है, खत्म हो जाती है। लेकिन PCSK9 म्यूटेशन में गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन है, यानी इसकी फंक्शनल एक्टिविटी बढ़ जाएगी। बहुत कम है जहां गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन होता है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन पर्पस के लिए। तो गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन हुआ, अब PCSK9 की एक्टिविटी बढ़ गई। अब ये PCSK9 इस एलडीएल रिसेप्टर को पकड़ेगा, लाइसोसोम में डाल देगा, पकड़ेगा, लाइसोसोम में डाल देगा। तो जो लीवर पे ये एलडीएल रिसेप्टर हैं ये खत्म हो जाएंगे, ये तो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। जब ये डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, एलडीएल ढूंढेगा कहां जाऊं, ये जा नहीं पाएगा लीवर के पास। यदि लीवर के पास नहीं जा पाएगा तो ब्लड में बढ़ेगा, ब्लड में बढ़ेगा कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, डिपॉजिट हो जाएगा पेरिफेरल टिश्यू में। सो इंक्रीज चांस ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज। तो 4 कोज हो गए जो हमने फैमिलियल हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया में यहां पे डिस्कस किए हैं। पहले वाला ApoB100 डिफेक्ट ऑटोसोमल डोमिनेंट इनहेरिटेंस है। एलडीएल रिसेप्टर डिफेक्ट ऑटोसोमल डोमिनेंट इनहेरिटेंस है। एलडीएल रिसेप्टर एडेप्टर प्रोटीन ऑटोसोमल रिसेसिव इनहेरिटेंस होता है इसका। PCSK9 इसका ऑटोसोमल डोमिनेंट। तो 3 ऑटोसोमल डोमिनेंट इनहेरिटेंस है और एक ऑटोसोमल रिसेसिव जो कि एलडीएल रिसेप्टर एडेप्टर प्रोटीन का ऑटोसोमल रिसेसिव। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं फैमिलियल हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया और हाइपर लाइपोप्रोटीनीमिया टाइप 2A। टाइप 2A, इसमें जो डिफेक्ट होता है वो 4 डिफेक्ट हो सकते हैं। पहला मैंने कहा एलडीएल रिसेप्टर डिफेक्ट हो सकता है, दूसरा ApoB100 डिफेक्ट हो सकता है, तीसरा एलडीएल रिसेप्टर एडेप्टर प्रोटीन में डिफेक्ट हो सकता है, चौथा PCSK9 गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन। सो एलडीएल रिसेप्टर एडेप्टर प्रोटीन जो ये म्यूटेशन है, ये इनहेरिटेंस इसका कैसा है? ऑटोसोमल रिसेसिव। इन सब का ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल डोमिनेंट। बाकी का अब हमने देखा एक पॉपुलेशन थी साउथ अफ्रीका में, वहां पे मायोकार्डियल इंफेक्शन बहुत कम हुआ करता था। तो हमने एनालाइज किया कि वहां पे PCSK9 एक्टिविटी कम थी।
क्या कहा मैंने? उन लोगों में PCSK9 एक्टिविटी कम थी, साउथ अफ्रीका की एक पॉपुलेशन में। जब ये एक्टिविटी कम थी तो ये जो एलडीएल रिसेप्टर हैं ये डेस्ट्रॉय नहीं होते थे, तो एलडीएल रिसेप्टर लीवर पे ज्यादा होते थे। जब एलडीएल रिसेप्टर लीवर पे ज्यादा होंगे तो ये ज्यादा एलडीएल अपने पास ले जाएंगे लीवर में, तो पेरिफ्री में यस ब्लड में एलडीएल कम हो जाएगा, तो मायोकार्डियल इंफेक्शन के चांस कम हो जाएंगे। वहीं से आइडिया आया कि यदि मैं PCSK9 के अगेंस्ट एंटीबॉडी बना दूं, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बना दूं, तो PCSK9 खत्म हो जाएगा। तो डेवलप हुई इवोलोकुमैब, एलिरोकुमैब, यस मोनोक्लोनल एंटीबॉडी अगेंस्ट PCSK9। Yes, this was a question that evolocumab and alirocumab monoclonal antibody against monoclonal AB4 antibody against PCSK9। तो PCSK9 को फंक्शन को खत्म कर देंगे, तो PCSK9 एलडीएल रिसेप्टर को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएगा, एलडीएल रिसेप्टर लीवर पे बढ़ जाएंगे, तो सारा का सारा एलडीएल लीवर में चला जाएगा, पेरिफेरी में एलडीएल कम हो जाएगा, तो मायोकार्डियल इंफेक्शन के चांस कम हो जाएंगे। तो इसमें डिफेक्ट हमने डिस्कस कर लिया। डिफेक्ट होने की वजह से इसमें एलडीएल बढ़ेगी, और एलडीएल में मैंने बताया कोलेस्ट्रॉल होता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा और कोलेस्ट्रॉल प्रीडिस्पोज करता है कोरोनरी आर्टरी डिजीज को, मायोकार्डियल इंफार्क्शन हो गया तो चेस्ट पेन हो गया, चेस्ट पेन हो गया। अब कोलेस्ट्रॉल इतना बढ़ गया ये डिपॉजिट होगा। यस, कोलेस्ट्रॉल को मैंने निमोनिक बनाया था एग योक, तो एक निमोनिक ही मानते हैं इसे। यस, यदि मैं इस एग योक को ऐसे यहां पे डिपॉजिट कर दूं तो ऐसा गांठ सी मिल जाएगी। यस, तो ये होता है टेंडन जेंथोमा, टेंडन जेंथोमा। तो जब भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ा मिलेगा तो तुम्हें मिलेगा टेंडन जेंथोमा, और मोस्ट कॉमन साइट ऑफ टेंडन जेंथोमा इज टेंडो एक्हिलिस, टेंडन और ट्यूबेरस जेंथोमा, ट्यूबेरस जेंथोमा। अब क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। ऑन लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन इन ए पेशेंट एलडीएल वाज हाईली एलिवेटेड बट द एलडीएल रिसेप्टर वाज नॉर्मल, यानी एलडीएल बढ़ा हुआ है, एलडीएल बढ़ा हुआ है लेकिन एलडीएल रिसेप्टर नॉर्मल है। तो और क्या डिफेक्ट हो सकता है जिसमें एलडीएल बढ़ जाए? या तो ApoB100 में डिफेक्ट हो, या एलडीएल रिसेप्टर एडेप्टर प्रोटीन में डिफेक्ट हो, या PCSK9 गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन हो, तो भी एलडीएल बढ़ सकता है। तो यही क्वेश्चन पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट प्रोबेबल कॉज। तो दूसरा कॉज क्या हो सकता है? ApoB100 म्यूटेशन। एलडीएल बढ़ा हुआ है, एलडीएल रिसेप्टर नॉर्मल है, तो दूसरा कारण क्या हो सकता है? ApoB100 में डिफेक्ट हो। या तीसरा कारण क्या हो सकता है? एलडीएल रिसेप्टर एडेप्टर प्रोटीन में डिफेक्ट हो। या चौथा कारण क्या हो सकता है? यस, PCSK9 गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन हो। तो क्वेश्चन आएगा, यदि मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई करके ऑप्शन ए को यहां से हटाऊं, ठीक, और ऑप्शन ए में लिखूं एलडीएल रिसेप्टर एडेप्टर प्रोटीन, ऑप्शन बी में लिखूं PCSK9 गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन, और ऑप्शन डी को लिखूं ऑल ऑफ द अबोव, एंड यहां पे लिखूं विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी द कोज, मे बी द कोज। तो आंसर वुड बिकम, यस, सोच के बताओ, मन में सोचो आंसर क्या होगा, कौन कौन से कोज हो सकते हैं? यस, ऑल ऑफ द अबव में बी कोज। एलडीएल रिसेप्टर एडेप्टर प्रोटीन में डिफेक्ट हो सकता है, या PCSK9 गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन हो सकता है, या ApoB100 म्यूटेशन हो सकता है। ये मेटाबॉलिज्म अभी तक कंप्लीट नहीं हुई जब तक हम HDL की बात ना करें। हम कहते हैं HDL हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन सबसे छोटा होता है, कार्डियो प्रोटेक्टिव होता है। कई बार हमने सुना है ये बात। कार्डियो प्रोटेक्टिव क्यों है ये? जो ये HDL है पेरिफेरल टिश्यू से कोलेस्ट्रॉल लेगा और ये लीवर को दे देगा। भाई LDL क्या कर रहा है? LDL कोलेस्ट्रॉल को पेरिफेरल टिश्यू में कोरोनरी आर्टरी में डिपॉजिट कर रहा है। HDL क्या कर रहा है? वहां से उठा रहा और लीवर को वापस दे रहा है, लीवर को रिवर्स वापस दे रहा है, रिवर्स कोलेस्ट्रॉल ट्रांसपोर्ट। क्वेश्चन आता है HDL इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रिवर्स कोलेस्ट्रॉल
ट्रांसपोर्ट, पहला क्वेश्चन। दूसरा पॉइंट, जो एलडीएल का कोलेस्ट्रॉल है वो फ्री कोलेस्ट्रॉल है। हम डिस्कस कर चुके हैं जब भी लाइपोप्रोटीन बनती है, यदि कोलेस्ट्रॉल फ्री है तो वो थोड़ा पेरिफेरी की तरफ होगा, और यदि कोलेस्ट्रॉल एस्टर है तो वो सेंटर की तरफ होता है। पता है तुम्हें ये बात? तो जो एलडीएल है उसमें जो फ्री कोलेस्ट्रॉल है पेरिफेरी में है। जैसे कि हमारी कचरे वाली गाड़ी होती है एमसीडी की, उसमें कचरा खुला पड़ा होता है, जब गाड़ी चलती जाती है तो कोलेस्ट्रॉल गिरता जाता है। यस, फ्री कोलेस्ट्रॉल है, बांध नहीं रखा, पैक नहीं कर रखा, वो गिरता हुआ जा रहा है। लेकिन जो ये एचडीएल है, ये बड़ी एडवांस गाड़ी है। ये गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, तो ये कचरा निकालेगी, ये कोलेस्ट्रॉल निकालेगी, उसको एस्टेरिफाई करेगी, पैक करेगी, कोलेस्ट्रॉल एस्टर बनाएगी। और कोलेस्ट्रॉल एस्टर कहां पे रखा होता है? सेंटर में। एचडीएल को मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा नेक्स्ट टॉपिक में। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके मैंने निमोनिक बना के, थोड़ा ह्यूमरस बना के, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना दिया है। फॉर द टाइम बीइंग ये कोलेस्ट्रॉल एस्टर सेंटर में है। अब ये एचडीएल इसको लेके वापस जाके लीवर को दे देगी। तो क्वेश्चन आता है कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज का बेस्ट प्रिडिक्टर क्या है? ऑप्शन ए एलडीएल, ऑप्शन बी एचडीएल, तो बड़ा कंट्रोवर्शियल था ये। फिर आया एचडीएल एलडीएल रेशो। क्या कहा मैंने? एचडीएल एलडीएल रेशो। तो अभी जो एक्सेप्टेड है वो एचडीएल एलडीएल रेशो इज द बेस्ट प्रिडिक्टर अकॉर्डिंग टू मी। मेडिसिन में यदि कुछ अपडेट है तो यू विल फॉलो मेडिसिन, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं बायोकेमिस्ट्री से अबव हम मेडिसिन को फॉलो करेंगे, क्योंकि वो जो क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं उस पर डिपेंड करती है, वो थ्योरेटिकल नहीं होती। ठीक है, तो इसमें फॉर द टाइम बीइंग जो लेटेस्ट अपडेट मेरे पास है उसके हिसाब से बेस्ट प्रिडिक्टर इज रेशो ऑफ एलडीएल एचडीएल। क्यों? यदि एलडीएल बढ़ गया, ये कचरा डाल रहा है, कोलेस्ट्रॉल डाल रहा है, एचडीएल भी बढ़ गया तो ये भी एक्स्ट्रा कचरा उठा देगा, तो अल्टीमेटली प्रोटेक्शन मिल जाएगी। तो एचडीएल एलडीएल रेशो। अब हम डिस्कस करते हैं टाइप 1 हाइपरलाइपोप्रोटीनीमिया। टाइप 1 हाइपरलाइपोप्रोटीनीमिया, दूसरा नाम है इसका फैमिलियल हाइपरकाइलोमाइक्रोनीमिया। इसमें जो डिफेक्ट होता है वो होता है लाइपोप्रोटीन लाइपेज डिफेक्ट और डिफिशियंसी। लाइपोप्रोटीन लाइपेज मैं डिस्कस कर चुका हूं। लाइपोप्रोटीन लाइपेज जो एंडोथेलियम पे अटैच होता है उसे एपोसी2 एक्टिवेट करता है, और ये लाइपोप्रोटीन लाइपेज काइलोमाइक्रोन की मेटाबॉलिज्म के लिए जरूरी है। यदि लाइपोप्रोटीन लाइपेज काम नहीं कर रहा या नहीं है तो काइलोमाइक्रोन मेटाबोलाइज नहीं होगी। जब काइलोमाइक्रोन डिग्रेड नहीं होगी तो ब्लड में काइलोमाइक्रोन बढ़ जाएगी। इसीलिए टाइप 1 को हम कहते हैं फैमिलियल हाइपरकाइलोमाइक्रोनीमिया। फैमिलियल हाइपरकाइलोमाइक्रोनीमिया हमने डिस्कस किया है। यदि लाइपोप्रोटीन लाइपेज काम नहीं कर रहा तो काइलोमाइक्रोन मेटाबोलाइज नहीं होगी, तो काइलोमाइक्रोन इंक्रीज हो जाएगी। इसीलिए इसका नाम लिखा हमने फैमिलियल हाइपरकाइलोमाइक्रोनीमिया। लेकिन हमने तो डिस्कस किया था कि VLDL इज ऑल्सो मेटाबोलाइज्ड, VLDL इज ऑल्सो मेटाबोलाइज्ड विद द हेल्प ऑफ दिस लाइपोप्रोटीन लाइपेज। यानी यदि लाइपोप्रोटीन लाइपेज काम नहीं कर रहा तो VLDL भी मेटाबोलाइज नहीं होगी। तो टाइप 1 हाइपरलाइपोप्रोटीनीमिया में VLDL भी बढ़ता है, और VLDL और काइलोमाइक्रोन दोनों में सिर्फ और सिर्फ ट्राइग्लिसराइड ही होते हैं मेनली। क्या कहा मैंने? मेनली। मैं तुम्हें बता चुका था, निमोनिक भी बताया था कि काइलोमाइक्रोन बढ़े या VLDL बढ़े तो हम कहते हैं सिर्फ और सिर्फ ट्राइग्लिसराइड बढ़ता है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, यदि काइलोमाइक्रोन बढ़ रहा है या VLDL बढ़ रहा है तो सिर्फ और सिर्फ ट्राइग्लिसराइड बढ़ता है, कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल और नियर नॉर्मल रहता है। लेकिन यदि रेमेनेंट बढ़ रहे हैं, VLDL रेमेनेंट, काइलोमाइक्रोन रेमेनेंट, तो ट्राइग्लिसराइड एंड कोलेस्ट्रॉल दोनों बढ़ते हैं। तो लेकिन टाइप 1 में लाइपोप्रोटीन लाइपेज डिफेक्ट था तो काइलोमाइक्रोन बढ़ा है और VLDL बढ़ा है। हमने कुछ पेशेंट देखे जिसमें लाइपोप्रोटीन लाइपेज डिफिशियंसी नहीं थी, डिफेक्ट नहीं था, लेकिन उसमें काइलोमाइक्रोन और VLDL बढ़ा हुआ था। तो हमने पाया कि इसमें एपोसी2 डिफेक्टिव है।
देखो यदि एपोसी2 काम नहीं कर रही है तो लाइपोप्रोटीन लाइपेज को एक्टिवेट नहीं करेगी, तो सेम कॉन्सिक्वेंस होगा। तो यानी मैं कह सकता हूं टाइप 1 हाइपर लाइपोप्रोटीनीमिया में दो डिफेक्ट हो सकते हैं, या तो लाइपोप्रोटीन लाइपेज डिफेक्ट होगा या एपोसी2। दोनों के कंसीक्वेंस क्या होंगे? काइलोमाइक्रोन बढ़ेंगे, वीएलडीएल बढ़ेंगे, दोनों में ट्राइग्लिसराइड होता है तो ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाएगा। एक पॉइंट याद रखना, कई बार क्वेश्चन में आता है कि टाइप 1 हाइपर लाइपोप्रोटीनीमिया में कौन सा लाइपोप्रोटीन बढ़ता है, तो लाइपोप्रोटीन याद रखना काइलोमाइक्रोन वीएलडीएल। और कौन सा लिपिड बढ़ता है, तो लाइपोप्रोटीन और लिपिड को डिफरेंशिएट कर लेना। हालांकि तुम पढ़ चुके हो डिटेल में तो इतनी कंफ्यूजन नहीं होगी, जस्ट पॉइंट आउट करने के लिए कहा। लिपिड बढ़ा हुआ है ट्राइग्लिसराइड, लाइपोप्रोटीन बढ़े हुए हैं काइलोमाइक्रोन वीएलडीएल। और तुमने पढ़ा है कि जब भी ट्राइग्लिसराइड बढ़ता है, सर्जरी में क्वेश्चन भी आया है कि इंक्रीज ट्राइग्लिसराइड इज रिस्क फैक्टर फॉर पैनक्रियाटाइटिस। पैनक्रियाटाइटिस, और पैनक्रियाटाइटिस में पेशेंट प्रेजेंट विद एक्यूट एब्डोमेन। तो यदि टाइप 1 है तो एक्यूट एब्डोमेन, पेट एक ही है। टाइप 2 है तो चेस्ट पेन दो साइड। तो टाइप 2A में चेस्ट पेन, टाइप 1 में यस पेन एब्डोमेन, ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है। और मैं कहता हूं ट्राइग्लिसराइड तो क्या है? व्हाइट बटर है, यस मक्खन है जो बटर मिल्क पर तैरता है। मैंने तुम्हें चुटकुला भी सुनाया था, एक बहू थी, नई नई शादी होके आई, मट्ठा भिगो रही थी, मक्खन ऊपर तैर रहा था। उसने कहा सासू मां मक्खन तैर रहा है, कहां उतारूं? सासू ने कहा मक्खन लाल तेरे ससुर का नाम है, जरा इज्जत से लिया कर। नेक्स्ट डे फिर बिलो रही थी, मक्खन ऊपर आया, उसने कहा सासू मां ससुर जी मट्ठे पे तैर रहे हैं, कहां उतारूं? तो तैर रहे हैं मतलब बड़ा लाइट होता है, बड़ा लाइट होता है, पॉइंट आउट करना इसको। तो ये व्हाइट बटर है, और तुम्हें पता है व्हाइट बटर जो होता है ना, जो ग्रेनुलर जितना हो उतना अच्छा होता है। जो घी होता है, बटर होता है, जितना ग्रेनुलर हो उतना अच्छा होता है। अब देख लेते हैं, मैंने कहा ट्राइग्लिसराइड इसमें बढ़ा हुआ है, यहीं से निमोनिक बनाएंगे। तो ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है, ट्राइग्लिसराइड मतलब व्हाइट बटर, व्हाइट बटर। अब सुनो, यदि किसी पेशेंट में ट्राइग्लिसराइड बढ़ा है, हाइपर काइलोमाइक्रोनीमिया है, टाइप 1 हाइपर लाइपोप्रोटीनीमिया है, तुमने सैंपल लिया और मिल्की अपीयरेंस आई, मिल्की वाइट अपीयरेंस और मिल्की वाइट प्लाज्मा, क्वेश्चन में मिलेगा तुम्हें मिल्की वाइट प्लाज्मा, तो हाइपर काइलोमाइक्रोनीमिया, क्योंकि मिल्की वाइट हो गया। दूसरा, मिल्क मतलब लैक्टेशन, तो कई बार लैक्टेसेंट ब्लड और लैक्टेसेंट प्लाज्मा वर्ड यूज होता है क्वेश्चन में, तो कंफ्यूज मत होना, मिल्की वाइट या लैक्टेसेंट एक ही बात है। यदि ब्लड लूं मैं, ब्लड में आरबीसी है, आरबीसी रेड होती है, ब्लड में काइलोमाइक्रोन बढ़े हुए हैं, काइलोमाइक्रोन में ट्राइग्लिसराइड है जो कि व्हाइट कलर है, ऐसे मान लेते हैं व्हाइट कलर है। और तुम्हें पता है टोमेटो सूप, टोमेटो किस कलर का होता है? रेड कलर का, और उसमें जो क्रीम डालते हैं वो क्या होती है? व्हाइट कलर की। तो क्रीम ऑफ टोमेटो सूप अपीयरेंस, क्वेश्चन में आया हुआ है कि ब्लड अपीयर्स एज क्रीम ऑफ टोमेटो सूप अपीयरेंस। देखो प्लाज्मा, प्लाज्मा से आरबीसी हटी हुई है, तो उसमें मिल्की वाइट प्लाज्मा वर्ड यूज कर दिया उन्होंने। और यदि ब्लड होल ब्लड लें, उसमें आरबीसी भी है, वो रेड कलर है, जो ट्राइग्लिसराइड है वो व्हाइट है, क्रीम ऑफ टोमेटो सूप अपीयरेंस। एक क्वेश्चन आया था एम्स में कि इफ यू टेक सैंपल ऑफ दिस पेशेंट, यू कैप द सैंपल ओवरनाइट एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड, यू फाउंड ए सुपरनेटेंट लेयर ऑफ व्हाइट कलर। सुपरनेटेंट ऊपर तैर रही है, हल्की है तो तैरेगी ऊपर, सुपरनेटेंट लेयर ऑफ व्हाइट कलर, यस हाइपर काइलोमाइक्रोनीमिया, टाइप 1 हाइपर लाइपोप्रोटीनीमिया। ये सब क्वेश्चन तुम्हारे आ चुके हैं। अब तुम्हें पता है फंडोस्कोपी करते हैं, जहां हम फंडस देखते हैं तो पिंकिश ह्यू आती है। लेकिन यदि ट्राइग्लिसराइड हाइपर काइलोमाइक्रोनीमिया है, तो इतना सारा ट्राइग्लिसराइड है, काइलोमाइक्रोन्स है, कि जो ब्लड वेसल है उसमें लिपिड होगा, और जब तुम फंडोस्कोपी करोगे तो व्हाइटिश ह्यू आएगी। तो इसे कहते हैं लाइपीमिया रेटाइनेलिस।
और जब ट्राइग्लिसराइड बढ़ता है तो मैंने निमोनिक बनाया कि ट्राइग्लिसराइड ग्रेन्युलर होता है, ये सब क्यूटेनियसली डिपॉजिट हो गया, मान लेते हैं ऐसे। और इसने बनाया इरप्टिव जेंथोमा, इरप्टिव जेंथोमा, डिस्क्रीट येलोइश पेप्यूल्स, छोटे 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 दाने, यस दानेदार घी। देखो ये निमोनिक है, इसमें कैसे होता है ये हम पैथोलॉजी पे नहीं जाएंगे, सिंपल हमने क्वेश्चन सोल्व करने हैं। इरप्टिव जेंथोमा, ग्रेनुलर ट्राइग्लिसराइड बढ़ा है तो इरप्टिव जेंथोमा। कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, कोलेस्ट्रॉल को मैंने बताया था एग योक की तरह दिखता है, इसको डिपॉजिट करूंगा तो मुझे ऐसी अपीयरेंस मिलेगी, और ग्रेनुलर ट्राइग्लिसराइड को डिपॉजिट करूंगा तो ऐसी अपीयरेंस मिलेगी। अब तुम नहीं भूलोगे कि टाइप 1 में, यस टाइप 1 में काइलोमाइक्रोन बढ़ते हैं, इरप्टिव जेंथोमा। टाइप 2A में कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो उसमें टेंडन जेंथोमा। अब हम क्वेश्चन देखते हैं। एक 7 साल का लड़का है, 7 ईयर बॉय, प्रेजेंटेड विद सीवियर एब्डोमिनल पेन, पैनक्रेटाइटिस की वजह से हो सकता है। एग्जामिनेशन में जेंथोमा मिला, यहां पे इरप्टिव भी यूज कर सकते हो, इरप्टिव जेंथोमा। ब्लड सैंपल वाज टेकन फॉर वर्कअप, ब्लड सैंपल हैड मिल्की अपीयरेंस ऑफ प्लाज्मा, यस मिल्की अपीयरेंस। क्या बढ़ा हुआ है? काइलोमाइक्रोन्स बढ़े हुए हैं। टाइप 1 हाइपरलाइपोप्रोटीनीमिया। अब हम डिस्कस करते हैं टाइप 3 हाइपरलाइपोप्रोटीनीमिया। हाइपरलाइपोप्रोटीनीमिया टाइप 3 का मैं निमोनिक बनाऊं, यदि मैं इसको मिला दूं तो ये ई जैसा लग रहा है मुझे। सो टाइप 3 में एपो ई डिफेक्टिव है, और मैं बता चुका हूं तुम्हें कि रेमिनेंट्स आर टेकन अप बाय लीवर विद द हेल्प ऑफ एपो ई। यदि तुम्हें याद है लीवर पे एपो ई के लिए रिसेप्टर था, यस, और ये आइडियल इज टेकन अप बाय लीवर विद द हेल्प ऑफ दिस रिसेप्टर, रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस। और तुम्हें बताया था काइलोमाइक्रोन रेमिनेंट आल्सो टेकन अप बाय लीवर विद द हेल्प ऑफ एपोई, रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस। यदि एपोई डिफेक्टिव है, यदि एपोई डिफेक्टिव है तो रेमेनेंट विल नॉट बी टेकन अप बाय लीवर। और मैं तुम्हें बता चुका हूं जब भी रेमेनेंट बढ़ेंगे तो ट्राइग्लिसराइड भी बढ़ेगा और कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ेगा। तो मैं कह सकता हूं टाइप 3 हाइपरलाइपोप्रोटीनीमिया डिफेक्ट इज एपोई। तो कौन सी लाइपोप्रोटीन बढ़ेंगी? रेमेनेंट्स बढ़ेंगे, रेमेनेंट्स, काइलोमाइक्रोन रेमेनेंट्स, काइलोमाइक्रोन एंड वीएलडीएल रेमेनेंट्स बढ़ेंगे। और रेमिनेंट में कोलेस्ट्रॉल भी होता है और ट्राइग्लिसराइड भी होता है, तो कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ेगा, ट्राइग्लिसराइड भी। और तुमने पढ़ा है जब भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो ट्यूबेरस जेंथोमा होता है, और जब ट्राइग्लिसराइड बढ़ता है तो इरप्टिव जेंथोमा। तो ट्यूबेरो इरप्टिव जेंथोमा, ट्यूबेरो इरप्टिव जेंथोमा, जो हमें अपीयरेंस देता है ग्रेप की, अपीयरेंस लुक्स लाइक ग्रेप्स, ठीक है, बंच ऑफ ग्रेप्स की तरह ये अपीयरेंस देता है, ये है ट्यूबेरो इरप्टिव जेंथोमा, ट्यूबेरो इरप्टिव जेंथोमा। दूसरा निमोनिक बनाऊंगा मैं, ये देखो पाम है, पामल क्रीज होती है, पामल क्रीज में तुम ऐसे ई की तरह याद रख लो, यदि 3 क्रीज होती हैं तो यहां पे चलो ऐसे बना लेते हैं ई, ठीक है, ई बना लिया तो पामल जेंथोमा, थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा, पामल जेंथोमा। तो टाइप 3 का दूसरा नाम है डिसबीटा, डिसबीटा लाइपोप्रोटीनीमिया, प्रोटीनीमिया। अब क्वेश्चन सोल्व करते हैं। एक 30-year-old मेल प्रेजेंट टू मेडिसिन ओपीडी फॉर स्वेलिंग लुक्स लाइक ग्रेप्स। He said initially it was small cluster of swelling which later increased in size. इसकी बात कर रहा है वो, ट्यूबेरो इरप्टिव जेंथोमा की बात कर रहा है। येलोइश पिगमेंटेशन ऑफ क्रीज ऑफ पाम, पाम की क्रीज पे येलोइश पिगमेंटेशन है, यस पामाजेंथोमा। लिपिड प्रोफाइल किया गया, कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड दोनों बढ़े हुए हैं, ट्राइग्लिसराइड भी बढ़ा हुआ है, दोनों बढ़े हुए हैं। डायग्नोसिस बताओ, तुम बिना सोचे आंसर लगा दोगे, डिसबीटा लाइपोप्रोटीनीमिया टाइप 3। टाइप 3 का दूसरा नाम क्या है? डिसबीटा लाइपोप्रोटीनीमिया।
तो कंक्लूड कर देते हैं, हाइपर लाइपोप्रोटीनीमिया को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है, या सिर्फ और सिर्फ कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, या बोथ ट्राइग्लिसराइड एंड कोलेस्ट्रॉल दोनों बढ़े हुए हैं। तो यदि फ्रैक्शन क्लासिफिकेशन की बात करें तो टाइप 1 में बताया था मैंने, फैमिलियल हाइपरकाइलोमाइक्रोनेमिया, ट्राइग्लिसराइड बढ़ा होता है। टाइप 4 और टाइप 5 जो मैंने डिस्कस नहीं किए। टाइप 2A, टाइप 2A में यस कोलेस्ट्रॉल बढ़ा होता है, और टाइप 3 में बोथ ट्राइग्लिसराइड एंड कोलेस्ट्रॉल। सो ये फ्रेडरिक्सन क्लासिफिकेशन है। हम इसको एक बार याद रख सकते हैं कि टाइप 1, 4 और 5 में सिर्फ और सिर्फ ट्राइग्लिसराइड बढ़ा होता है, टाइप 2A में सिर्फ कोलेस्ट्रॉल बढ़ा होता है, टाइप 3 में बोथ ट्राइग्लिसराइड एंड कोलेस्ट्रॉल बढ़ा होता है। कंसेप्ट से याद रखना, क्वेश्चन आएंगे, क्लिनिकल सिनेरियो आएंगे, आराम से सोल्व कर दोगे, बस 1-2 बार रिवाइज कर लेना। थैंक यू, बेस्ट विशेस।